हेलो एवरीवन। आप लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फिर से सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ही है। ठीक है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एक बार मैं देख लूँ ये चल रहा है ठीक से। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोग पुराने वीडियोस जो अभी हमसे नए नए जुड़े हैं, कृपया करके आप पुराने वाले वीडियोस जो हैं हमारे, ठीक है, मैंने जो पुराने वीडियोस है जैसे टेंसेस पे जो बेस्ड है या नाउन्स पे, उनको जरूर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे हम लोग। आज का देखो जो पहला टाइप है हमारा, वो क्या है? अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, दोनों बहुत बेसिक सी चीज है। अ नंबर ऑफ, इसके बाद देखो आगे डिस्क्रिप्शन में क्या है, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे देखो। अ नंबर ऑफ को ऐसे मान के चलो मैनी। ठीक है, अब आपको पता है मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मैनी का जो यूज है हम लोग कहाँ करते हैं। मैनी का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है ना। अब अगर मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे हैं तो मैनी क्या बताता है कि नाउन प्लूरल वो होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब प्लूरल होना चाहिए। तो मैनी के बाद ऑटोमेटिकली प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं, तो वर्ब और प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा उसके हिसाब से प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड, अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। ठीक है, इस तरीके से। तो अब है क्या कि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है भारी संख्या में, जैसे हम बोलते हैं कि भारी संख्या में आवेदकों ने आवेदन किया है इस पोस्ट के लिए। भारी संख्या में लोग पकड़े गए हैं। ठीक है, भारी संख्या में लोगों ने इस गांव से पलायन करा है आफ्टर द फ्लड। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये नंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस द नंबर ऑफ? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं फिर। अभी देखो बहुत सिंपल है, इसके बाद सीधा क्वेश्चन खटाक से खत्म कर देंगे। सिग्निफिकेंस देखो, सिग्निफिकेंस किसका? द नंबर ऑफ का। द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक स्पेसिफिक नंबर। इसको एक ऐसे सीधा एक एग्जांपल से समझो, फिर सीधा स्लाइड शिफ्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो मैं बोलूं भारी संख्या में लोगों ने, कैंडिडेट्स ने आवेदन दिया है इस पोस्ट के लिए। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। क्लियर है। अब किसी ने मेरे से पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब तुम खुद सोचो मैं तुमसे क्या पूछूंगा। तुमने मेरे को बताया कि सर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, कि भले ही 100 ही सीटें हैं बट अ लॉट ऑफ 1 लाख लोग, कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं तुमसे क्या पूछना चाहिए, मुझे क्या पूछना चाहिए तुमसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या व्हाट आर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट्स की संख्या के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आवेदन दिया, कितने स्टूडेंट्स ने, या क्या नंबर है उनका, क्या संख्या है। अब पिछली क्लास को अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो क्या बताया था? अमाउंट, क्वांटिटी एंड नंबर एंड सिंगुलर इन यूज। तुम यही तो बोलोगे द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 1 लाख, या ये बोलोगे द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर 1 लाख। नहीं, नंबर बता रहे हो तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज, संख्या जो है 1 लाख है। समझ में आया? यही कंसेप्ट है। तो द नंबर ऑफ मींस स्पेसिफिक नंबर। क्वेश्चंस पे आते हैं। A number of candidate oblique candidates have slash have applied for the job। तो a number of phrase का मतलब है many, इसको दिमाग में बिठा लो, या a lot of, ये a number of। ठीक है ना। और ये यूज का करा जाता है, ये यूज करा जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो a number of candidates have applied for the job, भारी संख्या में कैंडिडेट्स ने आवेदन दिया है। The number of candidate oblique candidates increases every year। ये अच्छा सवाल है। The number of candidates, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है ना, हर साल, साल दर साल क्या होता है, आवेदकों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है। क्लियर है, नंबर, संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है, तो संख्या में चाहे 10 बढ़ाओ चाहे 1 लाख बढ़ाओ, वो कोई नई संख्या निकल के आएगी। नई संख्या का मतलब होता है नंबर, एंड नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर इन यूज। तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीजेस। आप लोगों को एक चीज समझनी है कि यहाँ पे इंक्रीजेस जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर। द नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल क्यों नहीं है? द नंबर ऑफ का मतलब होता है स्पेसिफिक नंबर, एक निश्चित क्या? संख्या। क्लियर है? ये वाला टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीजेस एवरी ईयर। अब ये मत सोचना कैंडिडेट्स के साथ इंक्रीजेस क्यों आ रहा है,
कैंडिडेट्स है तो इंक्रीज होना चाहिए, नहीं, हम कैंडिडेट्स की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, संख्या हमेशा सिंगुलर रहती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, भारी संख्या में पैसेंजर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं। अब देखो महीने 2 महीने बाद दिवाली आएगी, दीपावली के शुभ अवसर पे क्या होगा, जो लोग अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड होंगे तो क्या होता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उन्हें एट द एंड ना, जब दिवाली इज वेरी नियर, है ना, तो जब बिल्कुल नजदीक हो तो क्या होता है, भीड़ लग जाती है प्लेटफॉर्म वगैरह में, स्टेशन वगैरह पे, है ना। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर वेटिंग एट द स्टेशन, और नंबर ऑफ का मतलब भारी संख्या में, ठीक है, इसको याद रख लेना। द नंबर ऑफ बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट वर हाईएस्ट लास्ट ईयर। ये कह रहा है पिछले साल जो पार्लियामेंट में बिल्स प्रस्तुत किए गए या फॉरवर्ड किए गए, उनकी संख्या, बिल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। कितनी संख्या थी? पिछली बार 100 थे, इस बार कितने? इस बार तो 50-60 ही, पिछले साल 100 थे, बिल्स 100 थे, तो बिल्स वर 100, है ना। पर जब नंबर की बात करो तो बिल्स की संख्या, तो फिर से फोकस किस पे? नंबर पे। नंबर क्या होगा? डेफिनेट नंबर होगा, तो क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट वाज हाईएस्ट लास्ट ईयर। द नंबर ऑफ बिल्स वाज हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि निश्चित संख्या के बारे में बात कर रहा है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। देखो, अच्छा ठीक है, यहां देखते हैं। चलो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे समझो। देखो, अगर मान लो इसको ऐसे, चलो लिख लेता हूं यार, लिख दूं, लिख ही देता हूं, चलो। फ्रैक्शन ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज सिंगुलर, फ्रैक्शन ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज सिंगुलर, ठीक है। क्वेश्चंस के माध्यम से ज्यादा चीज समझ में आएंगी। बाकी आप लोग चाहे तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ अ प्लूरल नाउन इज प्लूरल। भाई एक सिंपल सी बात है, देखो, ठीक है, ये देखो, आई होप ये पेंसिल आप लोगों को दिखे, ठीक है, ये पेंसिल है। इस पेंसिल के अगर कलर की बात करें तो इसको 90% जो कलर है वो क्या है? ब्लैक है, और रिमेनिंग 10% इज व्हाइट। क्लियर है? मैं क्या बोलूंगा? 90% ऑफ दिस पेंसिल इज व्हाइट या आर व्हाइट, सॉरी 90% ऑफ द पेंसिल इज व्हाइट, इज ब्लैक या आर ब्लैक। तो बोलोगे यार क्योंकि सिंगुलर आइटम है तो इसका जो भी प्रतिशत होगा वो भी सिंगुलर रहना चाहिए, एक वचन में रहना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 90% ऑफ द पेंसिल इज ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। अब बात आई, मान लो कि पेंसिल की जगह मैंने पेंसिल्स कर दी। क्लियर है? अब मैं लिखूं 90% ऑफ द पेंसिल्स इस, यार अब समझ में आना चाहिए कि अब हम लोग पेंसिल्स का फ्रैक्शन उठा रहे हैं 90%। अभी क्या था, एक सिंगल पेंसिल के पोर्शन के बारे में बात हो रही थी, तो सिंगुलर चीज के एक पोर्शन है अगर उसका, तो प्लूरल हो जाएगा। तो 90% जब परसेंट की बात हम करें, ठीक है ना। क्लियर है? अभी इसमें एक एक्सेप्शन या ट्विस्ट है, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर फ्रैक्शन कैसा है, किसी प्लूरल आइटम का लेने, तो क्या होना चाहिए, फिर वहां पे वर्ब प्लूरल होना चाहिए। क्लियर है? इसको अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स नोज द आंसर। अब कह रहे हैं 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा? इसका फ्रैक्शन जो है वो प्लूरल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 20% ऑफ द स्टूडेंट्स नो द आंसर। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो हमने परसेंटेज लिया है तो वो नाउन जो है वो प्लूरल है। अब अगला देखो, 50% ऑफ द मैंगो, मैंगो का जो आधा प्रतिशत है या 50% है वो कैसा है? इज रॉटन। ऑब्वियस सी बात है, आधा आम तो सड़ा हुआ है, आधे से ज्यादा आम सड़े हुए हैं। अब तुम्हारे पास 4 आम है, कोई कहता यार 3 तो इसमें खराबी है, तो आधे से ज्यादा हो गया या नहीं हो गया? क्लियर है? समझ में आया? तो 50% ऑफ द मैंगोज आर फ्रेश। तुमने एक आम पिक करा, तुमने उसकी कंडीशन देखी, तुमने कहा ये तो सड़ा हुआ है, रॉटन है यार, ठीक है। एक तुम्हें पका हुआ दिखा, इज राइप, तुमने राइप RIP, तुमने कहा ये तो पका हुआ है यार। और फिर एक क्या हुआ कि तुम शाम को घर जाते वक्त अपने लिए कुछ आम लेके गए, 1 kg आम में तुमने देखा कि 50% तो है, तो बहुत फ्रेश है, बाकी 50% ऐसी है। तो मैंगोस पे फोकस है हमारा, मैंगो के पोर्शन पे नहीं है कि एक मैंगो है उसका एक निश्चित पोर्शन, नहीं, कुछ मैंगोज हैं, उन मैंगोज में से कुछ फ्रेश हैं, ठीक है। 50% ऑफ द मैंगोज आर फ्रेश। आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्लैश आर पुअर। अब तुम बोलोगे सर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को 2/3 कह रहे हो आप,
2/3 ये तो प्लूरल होना चाहिए कंफर्म। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो होती है क्या कि पॉपुलेशन का मतलब तो लोग होते हैं। मैं मानता हूं पॉपुलेशन लोगों से बनती है, पर पॉपुलेशन लोगों की जनसंख्या दर्शाती है। पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल, नॉट डायरेक्टली द पीपल। अगर मैं लिखता 2/3 ऑफ द पीपल, लोग 2/3, ठीक है ना, लोगों का 2/3, तब यहां पे आर होता। बट यहाँ पे आई एम नॉट डायरेक्टली रेफरिंग टू द पीपल, मैं उनके नंबर पे बात कर रहा हूं। माई फोकस इज ऑन देयर नंबर एंड नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर इन यूज। अगर ऐसी बात है तो सर ठीक है, इस लगा देते हैं इसी बात पे फिर। क्लियर है? अब एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को, देखो वो क्या है कि 2/3 लिखा है। अगर यहीं पे 1 होता, देखो मैं इसको रूल तो मतलब मैं इसको बोलूंगा नहीं, पर ये इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं हम लोग। अगर 1 है तो बोलो 1/3, ठीक है, 1/4, 1/5। पर अगर 2 है तो बोलो 2/3। डिनोमिनेटर में ऐसा ऐड कर देना, ठीक है, 2/3। और जैसे 3/5 पर डील कैसे करेंगे, ऐसी। क्लियर है? अच्छा अगला देखो, ये मैं कह रहा था थोड़ा सा इसको देखना। 3 पार्ट ऑफ द बिजनेस इज स्लैश आर इन हिज हैंड्स, 2 पोर्शन ऑफ द हाउस नीड्स रिपेयर्स। अब आपको चीज समझनी है, देखो सबसे पहली बात, पार्ट है हिस्सा, 1 पार्ट है तो समझ में आता है, 2 होगा तो ये पार्ट क्या, पार्ट्स नहीं होना चाहिए। बोलोगे बिल्कुल सही है ना भाई, एक पार्ट है समझ में आता है 1 पार्ट, बट पार्ट का पार्ट्स तो होता है। अब देखो यहाँ पे तुम अगर ये लॉजिक लगाओगे, इसको ऐसे समझना कि 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, कि सर बिजनेस तो क्या है, अनकाउंटेबल भी होगा, सिंगुलर भी हो गया, तो इस लगा देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट नहीं देना, यही वो एक्सेप्शन है। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस आर इन हिज हैंड्स। अलग अलग पार्ट्स की वो बात कर रहा है, ठीक है, बिजनेस ही है। जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी तो एक ही है पर बॉडी के पार्ट्स अलग अलग है ना, जैसे नोज हो गया, हैंड्स हो गया, अपर पार्ट हो गया, मिड वाला पोर्शन हो गया, लोअर पोर्शन हो गया, तो है तो बॉडी के ही पार्ट्स। पर इनके लिए प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे या नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाओगे। है चीज एक ही पर उसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी है। तो जैसे पार्ट्स लिखा है, पोर्शंस लिखा है, तो भले ही नाउन आपने सिंगुलर लगाया है, पर आप क्या करोगे, वहां पे उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू पोर्शन। आपको पता है 1 पोर्शन होता तो कोई दिक्कत ही थी, यहां लिख रहा है 2 पोर्शंस, तो घर के 2 हिस्सों का रेनोवेशन होना है। ठीक है, घर के 2 हिस्सों का, तो 2 पोर्शंस ऑफ द हाउस नीड, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर अभी भी ये सोच रहे हो कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, तो मेरा यही सजेशन है, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए टेंसेस से शुरुआत करिए आप लेक्चर्स की। बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है वहां पे, ठीक है, वो आप कर लेंगे तो ये फिर इस कंफ्यूजन से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो 2 पोर्शंस ऑफ द हाउस नीड रिपेयर्स। याद रखना, पार्ट्स आए, सेक्शंस आए, अगर ऐसा लिखा है 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शंस करना, वर्ब प्लूरल रखना। पार्ट्स हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गया, पोर्शंस हो गया, सेक्शंस हो गया, इनके साथ प्लूरल रखेंगे, इवन दो अगर नाउन आपको सिंगुलर क्यों ना हो। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ भैया ये है बढ़िया चीज। ठीक है, तो इस पे क्या है कि थोड़ा पहले रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तब तो क्वेश्चन देखना है तो देख लो। लो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स लोग जो हमारे होते हैं वो एक चीज देखते हैं कि अच्छा सामने चीजें आ गई हैं, तो सुनने से ज्यादा उनको क्या लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना, कि चलो यार लगा के देखते हैं दिमाग अपना कि क्या आंसर हो सकता है इसका। देखो, नथिंग बट अ ट्री वाज स्लैश वर लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म, नथिंग बट सम ट्रीज वाज स्लैश वर लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म, nothing was slash were left out the storm but a tree, nobody but my friends guides me, everyone but my parents has slash have approved of my decision। ठीक है, ये सारी चीजें चलो देखते हैं। अब आपको चीज समझनी है, देखो बट जो है ये कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, नॉर्मली कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस जो होते हैं हमारे, वहां पे ये कंजंक्शन का काम करेगा। कैसे, एक एग्जांपल दिखा देता हूं, फिर कंजंक्शन तो हमने पढ़ना ही है। राम वर्कड हार्ड, ठीक है, कैसे मतलब कॉन्ट्रडिक्शन में काम करता है। राम वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, राम ने मेहनत करी पर वो फेल हो गया। ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। राम ने मेहनत करी पर वो फेल हो गया। क्लियर है, राम वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो
आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, और कंजंक्शन का जब काम करेगा तो बट क्या है, एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ेगा आपस में, और एक क्लॉज उसमें किस में काम करेगा, इन कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो, बट जो है आपको एक चीज और समझनी है, बट जो है वो प्रेपोजिशन का काम भी करता है। किसका काम करता है, बट प्रेपोजिशन का काम भी करता है बट, और वहां पे बट जो प्रेपोजिशन का काम करेगा तो किसका सेंस देगा, एक्सेप्ट का। ठीक है, होमोनिम्स होते हैं ना हमारे पास, कि ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट उनके मीनिंग्स अलग अलग हो, जैसे कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। नीचे वाला क्या है, एक्सेप्ट, स्वीकारना। ये एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, बिसाइड्स, सॉरी, के अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट, बिसाइड्स का मतलब भी होता ही है वैसे अलग सेंस में। तो बट प्रेपोजिशन के तौर पर तब काम करेगा तो किसका सेंस देगा, एक्सेप्ट का। क्लियर है, अब वही चीज हमने पिछले वाले टाइप में डिस्कस करने वाले हैं। देखो भैया, सबसे पहले आसान सॉल्यूशन देता हूं आप लोगों को। ठीक है, आसान सॉल्यूशन क्या कहता है कि अगर कभी इनडेफिनिट प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है मैं बताता हूं अभी आपको। इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब लगती है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे कौन से वर्ब उठाते हैं, सिंगुलर। अगर हम सेम क्लॉज की बात करें, किसकी बात करें, सेम क्लॉज की, एक ही वाक्य की। एक ही वाक्य में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन को आपने अपना सब्जेक्ट बना रखा है तो आगे जाके वर्ब इज गोइंग टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दैट इंडेफिनिट प्रोनाउन, एंड विद इंडेफिनिट प्रोनाउन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब आप बोलोगे अब क्या क्या होता है, मैं बता देता हूं। देखो, एवरीवन, ये तो होना ही था, है ना, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। अब इसी की तर्ज पे बाकी लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, खिचड़ पिचड़ हो जाएगा। एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग। ठीक है, मतलब एवरी याद रख लो, सम याद रख लो, नो याद रख लो। तुम बोलोगे इंडेफिनिट क्यों है ये, एवरीवन नीड्स टू लर्न दिस। कौन है वो एवरीवन, नहीं पता। डेफिनेट प्रोनाउन कब हो जाएगा, ही, शी, यू, वी, दे। अब वो है डेफिनेट प्रोनाउन हमारा, इट डेफिनेट है। पता है ना स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करें, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर कंट्री। कौन है भाई, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री। देयर भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। ठीक है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन हम प्लूरल रख लेते हैं। विस्तार से बताऊंगा आगे ये चीजें, ठीक है ना, जब कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में। पहले ये कि पहले फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लें बस। ठीक है, अभी तो बहुत लंबा हिसाब किताब है। क्लियर हो गया, तो जब इनसे शुरू करते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इनके साथ हम वर्ब लगा लेते हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके साथ तो तुम देखोगे नथिंग, 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 ठीक है सर, हर जगह वॉज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, पर दिल नहीं मानता है। टीचर की हर बात पे एकदम भरोसा कैसे कर लें, हमने भी तो अपने स्कूल टाइम पे इंग्लिश अच्छी पढ़ी है। जब यहाँ पे सम ट्रीज है तो ये नथिंग वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो वॉज आना चाहिए, पर ये सम ट्रीज क्यों लिखा है सर ने, फिर वर क्यों ना लिखूं इसे मैं, है ना। ठीक है, टीचर को थोड़ा सा चैलेंज भी तो करना है कि सर ऐसे कैसे, सिर्फ आपके कहने से क्या, नथिंग वथिंग इन वाले सारे एग्जांपल्स में जहाँ ट्रीज भी लिखा है वहां भी वॉज लगा दें, या वहां भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग। चलो आते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। देखो, नथिंग यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग बट अ ट्री वाज स्लैश वर लेफ्ट आफ्टर द स्टोन। नाउ what actually you need to understand here in this particular example is what is the role of this but। इस but का रियल रोल है क्या यहाँ पे, you need to understand this thing। क्या ये but यहाँ पे कंजंक्शन है, ये क्या है। अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन अगर है तो कंजंक्शन क्या करेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा। वाक्य तो एक ही है, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अ ट्री वॉज, बस इतना बहुत है मेरे लिए, इतनी जानकारी बहुत है। मान लो यहाँ पे अ ट्री मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ गई वॉज, बन गया मेरा क्लॉज। क्लॉज की डेफिनेशन जिसे देखनी है वो फिर से टेंसेस पे पहुंचे, वहां पता लग जाएगा। क्लॉज का मतलब होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक वर्ब हो। ठीक है, अच्छा, बट से पहले वाले क्लॉज में सब्जेक्ट तो है, वर्ब कहाँ है हमारी। तुमको अगर वर्ब तो नदारत है, वर्ब इज मिसिंग, और जब वर्ब मिसिंग है तो ये बट से पहले वाला पोर्शन क्लॉज कैसे हो सकता है, समझ में आया। अब ये क्लॉज नहीं है, और ये क्लॉज नहीं है तो इसका मतलब ये बट यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, ये बट यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन।
क्या है ये बट यहाँ पे? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन बट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक्सेप्ट। ये चीज समझनी है, आपको सीखनी है, इंपॉर्टेंट है। आज तो 2-3 टाइम बहुत ही माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। अभी अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तुम बोलोगे सर ये फिर क्या नई चीज बोल रहे हो? देखो, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, गिव इट टू। अब बताओ क्या आएगा? गिव इट टू ही, गिव इट टू हिम। तुम बोलोगे ऑब्वियसली बात है सर गिव इट टू हिम होगा। तो आपको समझना है कि हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा। हम हिम का प्रयोग कब करते हैं? हिम का प्रयोग तब करते हैं जब थर्ड पर्सन रिसीवर हो एक्शन का। और जब थर्ड पर्सन एक्शन करे तो वो फिर क्या होता है? ही टीचेस इंग्लिश। समझ में आया? और जब वो एक्शन रिसीव कर रहा है ही, तो मैं क्या बोलूंगा? आई टीच हिम। क्लियर हो गया? आई टीच हिम, आई लाइक हिम, आई हेट हिम। तो हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो प्रेपोजिशन के बाद क्या देखने को मिला? ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पे ये एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब ट्री यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल तुमने कहा हाँ सही सर, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। और वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। और प्रोनाउन अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन में बताऊंगा, बस फिलहाल इतना ध्यान रखो। जैसे हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, अस हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के। अब सेंटेंस में वर्ब किसके हिसाब से लगती है? सब्जेक्ट के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के? तुम कहोगे नहीं सर, वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है ना? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? नथिंग। नथिंग के साथ सिंगुलर फॉर्म में वर्ब लगती है। लगाओ बॉस। एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा था क्योंकि जरूरी था। अभी तो ये क्वेश्चन निकालना बहुत आसान था। क्यों? तुम कहोगे नथिंग भी सिंगुलर है, ट्री भी सिंगुलर है, वॉज ही आएगा किसी भी हालत में। ठीक है, पर ये जो एक्सप्लेनेशन था इसका जो सिग्निफिकेंस है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे देखो, इनडेफिनिट प्रोनाउन इज योर सब्जेक्ट। indefinite pronoun is your subject here। ठीक है, बट क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है। कैसे पता? क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एक सब्जेक्ट ही है, सम ट्रीज वॉज स्लैश वर लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म। पर ये नथिंग जो सब्जेक्ट है इसके लिए वर्ब तो है नहीं। इसका मतलब ये क्लॉज तो हुआ नहीं। इसका मतलब ये बट यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। ये फिर से क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक्सेप्ट सम ट्रीज यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसके हिसाब से लगानी चाहिए? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? नथिंग। तो क्या आ जाएगा? वॉज। ये बताना चाह रहा था बस मैं आप लोगों को। रट भी सकते हो और समझ भी सकते हो अगर भविष्य में किसी को समझाना है तो। अब बात आती है, मैं जिस हिसाब से मैंने हमेशा अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ट्रांसलेशन। एक पेड़ के सिवा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, और कुछ पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचा। तो एक्सेप्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है हमारा। सिवाय कुछ पेड़ों के कुछ भी नहीं बचा, तो फोकस फिर भी कुछ पे ही है। पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं बचा। समझ में आया? ये ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर और सिंपल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? देखो, लिख दूं? चलो यहाँ पे देखना, ठीक है, नोट कर लेना। बेसिक भाषा में लिख देता हूं, चलो यार। नथिंग वॉज लेफ्ट एक्सेप्ट सम ट्रीज। लो, अब शायद आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छा लगे। इसी की जगह बट भी लगा सकते हो। लो, नथिंग वॉज लेफ्ट एक्सेप्ट सम ट्रीज। क्लियर है? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नथिंग वॉज लेफ्ट बट सम ट्रीज भी सेम है। क्लियर है? चलो, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये चीज तो यही होगी, नथिंग वॉज लेफ्ट, यहाँ तो नथिंग। नोबडी बट माई फ्रेंड्स गाइड्स मी। तो नोबडी गाइड्स मी एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स। ठीक है, नोबडी गाइड्स मी। मेरे दोस्तों के अलावा कोई मुझे गाइड नहीं करता। दोस्तों के अलावा का मतलब है कि यू हैव टू कीप असाइड योर फ्रेंड्स। आप उसको साइड में रखना है, फोकस नोबडी पे ही रखना है। मेरे दोस्तों के अलावा मुझे कोई गाइड नहीं करता। तो कहो यार मेरे दोस्तों के अलावा कोई गाइड नहीं करता, हाँ सर सही कह रहे थे। दोस्तों पे तो फोकस ही नहीं आया, कोई गाइड नहीं करता। हाँ करता, सिंगुलर है, लगाओ गाइड्स। ठीक है, एवरीवन एक्सेप्ट माय पेरेंट्स। पेरेंट्स को फिर से अलग हटा दो, अवॉइड करना है, वैसे नहीं करना है, इस एग्जांपल में करना है। एवरीवन एक्सेप्ट माय पेरेंट्स हैज अप्रूव्ड ऑफ माय डिसीजन। क्लियर है? एवरीवन, मेरे पेरेंट्स के अलावा सबने ये निर्णय मेरा स्वीकार कर लिया है। ठीक है जी, आई होप। देखो बहुत अच्छा टाइप है ये, इस पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? इसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं, चलो।
सिंपल टाइप है, देखो ये वाला भी। इसमें एक चीज याद रख लो, देखो डिटरमिनर का केस है, देखो सबसे पहले एक चीज देखो, मोर देन, देखो है, देखो मोर देन वन पेन वॉज स्लैश वर ऑन द टेबल। अब आपकी समझ नहीं है यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मोर देन, अब हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ पे वन पेन है, कायदे से मोर देन तो कुछ है नहीं, संख्या तो बता रहा है ना। बट हुआ क्या है कि मोर यहाँ पे डिटरमिनर नहीं है, डिटरमिनर यहाँ पे वन है। डिटरमिनर क्या होता है, जो नाउन को स्पेसिफाई करे, है ना। जैसे एडजेक्टिव के तौर पे भी कर सकता है, इंटेलिजेंट बॉय हो गया, और क्वांटिटेटिवली कर सकता है, जैसे सम बॉयज, है ना, मैनी स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब यहाँ पे मोर क्या है, यहाँ पे डिटरमिनर के तौर पे यूज होता तब होता अगर ये यहाँ पे क्या होता, एग्जैक्टली इफ इट वुड हैव अपीयर्ड बिफोर, ठीक है, इफ इट हैड अपीयर्ड बिफोर, डायरेक्टली बिफोर द नाउन, तो डिटरमिनर का काम करता है यहाँ पे। मोर होता क्या अभी बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि मोर देन वन पेन में बेसिकली अभी हमारा सब्जेक्ट वन पेन ही है, तो क्या आना चाहिए, मोर देन वन पेन वाज ऑन द टेबल। आपको चीज समझ नहीं है, देखो ये लॉजिकल वे में बता रहा हूँ, रट तो सकते हैं, हमेशा कोई बड़ी चीज नहीं है कि है क्या कि अभी क्या है कि मोर देन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा जो मेन फोकस है सब्जेक्ट वो वन पेन ही है। मुझे पता है आप सेंस तो यही कहेगा सर एक से ज्यादा पेन थे वहां पे, बट वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, मेंशन अभी सिर्फ इसने जो पेन कर रखा है वो सिंगुलर के नाउन के, ओ सॉरी, सिंगुलैरिटी में वो कर रखा है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ इधर आओ, मसालेदार चीज ये है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि नंबर कैंडिडेट्स, अब देखो तुमने एक चीज देखी, जैसे ही नाउन से पहले मोर लगाया, नाउन को क्या करना पड़ गया, प्लूरल करना पड़ गया। ऑब्वियस ही बात है, मोर के बाद अगर आप नाउन लगा रहे हो, वो भी कैसा, काउंटेबल, समझ में आ रहा, मोर के बाद अगर नाउन लगा रहे हो काउंटेबल, ठीक है ना, तो नाउन कैसा रहना चाहिए, प्लूरल। ये चीज आपको ध्यान में बैठानी है। अब आप बोलोगे नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक टीचर आया, ठीक है ना, उसने कहा कि सर मेरे को ना दो स्टूडेंट्स की जरूरत है, कि मुझे कुछ काम निपटाना है, ठीक है, आपकी पीटीआई सर ने बोला कि मुझे दो स्टूडेंट्स, राइट, आई नीड टू स्टूडेंट्स सर, कहना है बोरो योर टू स्टूडेंट्स। आपके पीटीआई, आपके सर ने कहा हाँ चलो ठीक है ले जाओ। अब उन्होंने देखा कि दो लोगों से काम तो हुआ नहीं मेरा, ही केम बैक, और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी आपके सर से कि सर आई नीड सम मोर स्टूडेंट्स, समझ में आया, सम मोर स्टूडेंट्स, मोर, तो समझ जाओ कि मोर के साथ अगर काउंटेबल नाउन लगा रहे तो प्लूरल ही होगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है, इसको मैं पीछे वाली जो खाली स्लाइड है, रफ वाली स्लाइड, उसमें ठीक से बताऊंगा, ठीक है। तो समझ जाना मोर कैंडिडेट्स। अब देखो, अब यहाँ पे फोकस किस पे, कैंडिडेट्स पे, मोर कैंडिडेट्स देन वन हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, बस ये समझाना चाह रहा था मैं। क्लियर है, अब ये डिटरमिनर है, यहाँ पे नाउन प्लूरल रखने वाले हम लोग, मोर कैंडिडेट्स, बाकी रटना भी आसान है भैया, मोर देन के आसपास नाउन चेक कर लो, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल आ जाएगा। अब देखो मोर देन थ्री स्टूडेंट्स, अब यहाँ तुमने देखा मोर देन के बाद क्या लिखा है, थ्री स्टूडेंट्स। अब हमें जरूरत ही नहीं है मोर वगैरह की, कुछ भी हमें जरूरत ही नहीं है मोर की, मैं सीधा फोकस रखूंगा थ्री स्टूडेंट्स पे, लगा दूंगा वर्ब, वैसे भी डिटरमिनर का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मोर देन वन पर्सन, पीपल, नीड्स टू चेंज, टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, ये कह रहा है एक व्यक्ति से ज्यादा को जरूरत है खुद को बदलने की, ताकि वो सोसाइटी में भी वो चेंज ला सके, है ना। कहते हैं ना सोसाइटी को बदलने से पहले खुद में बदलाव लाना जरूरी है। मोर देन वन, अब आपने देखा वन है भाई, वन है तो पीपल तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में, वन पर्सन ही होगा। फिर मैंने क्या बोला कि मोर यहाँ पे डिटरमिनर का काम तो कर नहीं रहा, तो बेस जो हमारा है वो क्या है, वन पर्सन ही है, सिंगुलर रहने वाली है वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है एस और ईएस लगाना उसके साथ, तो क्या हो जाएगा कि मोर देन वन पर्सन नीड्स टू चेंज, टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोर पर्सन, मैंने फिर ये लिख दिया, चलो ठीक है। हाँ अब देखो, मोर पर्सन, मोर पीपल देन वन नीड्स टू चेंज, टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना कि नीड्स टू चेंज टू ब्रिंग का मतलब यही है कि एक से ज्यादा व्यक्तियों को खुद में बदलाव लाना है, ताकि वो सोसाइटी में बदलाव ला सके। अब आपको समझना है कि मोर डिटरमिनर का काम करेगा, डायरेक्टली इसके बाद नाउन का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, मोर पीपल, ठीक है, मोर पीपल। अब ऑब्वियस ही बात है, मोर पीपल देन वन, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग, तो मोर पीपल पे फोकस रखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, वर्ब प्लूरल, तो मोर पीपल देन वन नीड टू चेंज। क्लियर हो गया, ये चीज आपको समझनी है बस,
ठीक है, अभी आप बोलोगे नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ ढंग से। अभी देखो, आओ वापस, चलो ये अच्छी जगह स्लाइड बना दी हमने। देखो, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है, मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। ये है क्या बेसिकली कि हमारे पास दो एडजेक्टिव्स होते हैं, एक मच है, एक मैनी है। मच जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है नाउन्स के, ये लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ये, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, मैंने बोला मच वाटर, तो मच कहां लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी कहां लगेगा, काउंटेबल नाउन के साथ। और मैनी का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो क्या बोल देता हूं मैं, मैनी स्टूडेंट्स। अब आपको एक चीज समझनी है, मैनी स्टूडेंट्स, आई नीड सम मोर स्टूडेंट्स। अगर मैनी का ही काउंटेबल नाउन में यूज कर रहे हो तो समझ जाना कि अगर मोर लगा रहे हो और बोल रहा हूं मोर स्टूडेंट्स, तो समझ जाना ये मैनी का कंपैरेटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव डिग्री है मैनी का। अब मोर वाटर, ये होता है क्या एक्सप्रेशन, बिल्कुल होता है। आई नीड सम मोर वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, थक गया पढ़ते पढ़ते, किसी ने आपको थोड़ा सा पानी दिया, यार इतने से आई हैव नॉट बीन एबल टू क्वेस्ट माय थर्स्ट, ठीक है, मैं बुझा नहीं पाया हूं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि मुझे थोड़ा सा और पानी चाहिए, आई नीड सम मोर वाटर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो आई नीड सम मोर वाटर, क्लियर है। तो अब समझ में आ रहा होगा आपके कि मोर का इस्तेमाल अगर आप काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे हो तो प्लूरल लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे देखो आगे मैंने क्या लिखा, मोर कैंडिडेट्स, तो मोर कैंडिडेट्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। मोर देन, हटाओ ये मोर देन की जरूरत ही नहीं, अब 3 स्टूडेंट्स वर, मोर देन 1 पर्सन, मोर पीपल। मोर डिटरमिनर का काम करेगा एकदम, तो इमिडिएटली अगर नाउन काउंटेबल है तो नाउन कैसा रहना चाहिए, प्लूरल, और अगर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते इसी बात पे। अच्छा देखो, अगला जो एग्जांपल है किस पे बेस्ड है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, प्लेंटी, इस पे अभी इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। आगे मोस्ट ऑफ, सम बहुत है, अभी धीरे धीरे करेंगे, अभी इसमें है लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, ठीक है ना। देखो अभी क्या है कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये प्लेंटी है, प्लेंटी ऑफ इस तरीके से, प्लेंटी ऑफ मैंगो इस तरीके से, ये क्या है कि ये दोनों नाउन के साथ लगता है, ठीक है, दोनों नाउन के साथ लगेगा ये। अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और ऑब्वियसली बात है जो वर्ब है वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल, ठीक है। नाउन अगर प्लूरल है, पर कौन से केस में होना चाहिए, अगर नाउन काउंटेबल है तो, क्लियर है। और अगर नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल, तो क्या रहेगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। ये चीज आपको समझनी है, क्लियर है। और नाउन कैसा होगा उस केस में, अनकाउंटेबल, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। चलो अभी देखो, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं इसमें ज्यादा टाइम वो नहीं करूंगा, ठीक है। ही गिफ्टेड हर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, मैंने आपको बताया था ज्वेलरी कुछ नहीं होता, ज्वेलरी के आइटम्स हो सकते हैं, शॉप्स हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, बट ज्वेलरी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है विच स्टेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम, एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें काफी सारी नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। नॉलेज हम गिन नहीं सकते पर क्वेश्चंस तो गिन सकते हैं ना। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड वर डिफिकल्ट या टफ, क्वेश्चंस तो गिन सकते हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब तुम बोलोगे सर ये लॉट्स ऑफ का हिसाब समझ नहीं आया, बहुत सिंपल है यार, अ लॉट ऑफ है ना, तो अ लॉट ऑफ की जगह लिख दो लॉट्स ऑफ, बस, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे आप पेयर ऑफ शूज होता है, और जैसे ही मैं बोलता हूँ पेयर्स ऑफ शूज, तो आर्टिकल ये हटा देता हूँ ना, यही करना है यहाँ पे भी, दोनों सेम है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड वर डिफिकल्ट या टफ, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड वर टफ, क्लियर है। अगला देखो, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेसेस, तुमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर रहेगा, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कंफ्यूजेस, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। प्लेंटी ऑफ मैंगोज हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, प्लेंटी ऑफ वाटर हैज बीन वेस्टेड। देखो चलो एक प्लेंटी ऑफ का एग्जांपल यहां नीचे और लिख देता हूं, ठीक है।
plenty of water has been wasted, काफी सारा पानी जो है वेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। plenty of water has been wasted, लो समझ में आया। तो ये ऐसे फ्रेजल एक्सप्रेशन है हमारे पास जिनमें क्या करते हैं हम लोग, नाउन अगर प्लूरल है, काउंटेबल है तो प्लूरल रख के वर्ब प्लूरल कर देंगे, अदरवाइज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ इनके साथ लगेगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ एडवर्बियल, कुछ प्रेपोज, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज होती है हमारे पास कुछ, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज होती है हमारे पास कुछ। देखो फ्रेज का मतलब वो होता है जो कंप्लीट सेंस प्रोवाइड ना करे। क्लॉज हमें क्या है, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि उसकी खुद की सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है। क्लियर है। एडवर्बियल फ्रेज इसे कैसे बोल सकते हो तुम, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आउटसाइड है, आउटसाइड एक एडवर्ब है या नहीं है। एडवर्ब क्या करता है, नाउन को डिफाइन करता है जगह के हिसाब से, इसको बोल लो एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। एडवर्ब का मतलब क्या हुआ, एड समथिंग टू वर्ब, वर्ब पे कुछ ऐड करना है ना। तो है क्या कि एडवर्ब मतलब जैसे इन हो गया, इनसाइड हो गया, आउट हो गया, आउटसाइड हो गया, ये सब क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये प्लेस के बारे में मुझे जानकारी दे रहा है। आउटसाइड माय हाउस, अब आउटसाइड माय हाउस कुछ सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, तुम कहोगे सर कोई सेंस नहीं दे रहा है आउटसाइड माय हाउस, इनकम्प्लीट सा साउंड हो रहा है ये तो, है ना। तो इसलिए इसको एडवर्बियल फ्रेज बोला गया है। ठीक है, बाकी प्रेपोजिशन भी होते हैं हमारे पास, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं जैसे तो आउटसाइड, ठीक है, इसलिए इसको इतने हिस्से को इन्होंने क्या बोला है, एडवर्बियल फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखो आउटसाइड माय हाउस सिट ऑब्लिक सिट्स अ स्ट्रे डॉग। अब आउटसाइड माय हाउस तो सिर्फ क्या है, ये मान के चलो कि प्रेडिकेट वाला पोर्शन है जिसको तुमने सेंटेंस में पहले लिख लिया, जिससे तुमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट मतलब जैसे सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद जो बचा हुआ जो पोर्शन होता है उसे हम प्रेडिकेट मानते हैं, है ना। ठीक है, जैसे राम गोज टू स्कूल डेली, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, गोज वर्ब हो जाएगी, टू स्कूल डेली हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट वाले पोर्शन से इसने सेंटेंस की शुरुआत करी है, वर्ब उसके हिसाब से तो लगेगी नहीं। आउटसाइड माय हाउस सिट्स अ स्ट्रे डॉग, घर के बाहर कौन बैठा रहता है, स्ट्रे डॉग, क्या आ जाएगा, सिट्स। क्लियर है। और इस स्टेटमेंट को हम जनरली कैसे पढ़ते हैं, अगर स्कूल टाइम की बात होती तो कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से ना देखते तो स्ट्रे डॉग सिट्स आउटसाइड माय हाउस, ऐसी तो पढ़ते हैं आप लोग इसे, देखो आ स्ट्रे डॉग सिट्स आउटसाइड माय हाउस। लो सिंपल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। मेरा काम यही है, मैं आप लोगों को अभी धीरे धीरे शुरू करा है हमने कार्यक्रम अपना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलो अगला देखो, आउटसाइड माय हाउस सिट्स मैनी स्ट्रे डॉग्स। अब बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स है ना, जो लावारिस जो होते हैं, जो किसी का पालतू वो ना हो डॉग्स, वो मेरे घर के बाहर बैठते हैं। फोकस किस पे रहना चाहिए, डॉग्स पे रहना चाहिए, क्या आ जाएगा, सिट। ये नहीं देखना, क्लियर है। अब ये कंफ्यूज भी मत होना, यहाँ सिट्स कह रहे हैं भाई, यहाँ ये देखो आउटसाइड माय हाउस सिर्फ एक क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। क्लियर है, हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। क्लियर है, सब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रे डॉग ही है क्योंकि कार्य वही कर रहा है बैठने का, सिट्स। वो बस ये है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन में हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस लिया अपने सेंटेंस में। इन द लाइब्रेरी स्टडी स्टडीज मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन द लाइब्रेरी। जस्ट नेक्स्ट टू माई हाउस लिव्स अ सेलिब्रिटी, क्या आ जाएगा, लिव। तो जस्ट नेक्स्ट टू माई हाउस लिव्स अ सेलिब्रिटी। आई होप ये चीज ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। और यहीं पे एक चीज देखो, चलो इसी बात पे जब एक एग्जांपल ध्यान में आया तो लिख देते हैं, ठीक है। देखो जस्ट नेक्स्ट टू माय हाउस लिव्स अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, मैंने दोनों के साथ क्या करा, आर्टिकल ऐड कर दिया। अब बताओ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ भी ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ ठीक है ना, सही है, क्योंकि दो सब्जेक्ट है ना, दोनों अलग अलग है। देखो जस्ट नेक्स्ट टू माय हाउस, दो लोग, अब यहाँ पे क्या है, फोकस किस पे, दो लोगों पे है, एक हस्बैंड और एक वाइफ है। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, लिव। यहाँ सेलिब्रिटी सिंगुलर था तो हमने क्या करा, लिव्स लगा। जस्ट नेक्स्ट टू माय हाउस लिव अ हस्बैंड एंड वाइफ, लिव्स मत कर देना। क्लियर है, आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके, तो हियर एंड्स अवर सेशन, ठीक है। क्लियर है, अब जैसे मैंने बोला हियर एंड्स अवर सेशन, देखो जब बता ही रहा हूं तो ये भी एडवर्ब भी है, देखो हियर
कहते हैं ना कम हियर गो देयर, हियर एंड्स आवर सेशन, ये बोला ना मैंने, ये लाइन बोली। तो यहाँ पे देखो बेसिकली इस सेंटेंस को कहना कैसे चाहिए, आवर सेशन एंड्स हियर, है ना। और यहाँ पे हियर क्या है, ये एडवर्ब है। ये एंड्स किसके हिसाब से लगा है, आवर सेशन के हिसाब से। वही चीज यहाँ पे भी थी। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप अभी बहुत है इसमें, एक तो सेशन और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है। और पिछली वाली वीडियो में थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा था। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी एक कोई हमारे व्यूवर है, उनकी क्वेरी आई थी। ठीक है। क्वेरी ये थी उनकी कि क्या ये यूपीपीएससी जे के लिए आपका कोई सिलेबस वो मतलब कोर्स है। मैं अभी फिलहाल ये बताना चाहूंगा कि अभी दोबारा से मैं अपने थोड़ा सा चैनल को थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदर प्लेटफॉर्म में मैं इससे पहले बिजी रहा हूँ बहुत। ठीक है। वहाँ मैंने पढ़ाया उढ़ाया, तो नाउ मतलब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपने चैनल को मैं थोड़ा प्रमोट वगैरह करूं। बाकी ये जो इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये एनडीए हो चाहे सीडीएससी हो, ठीक है, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम वगैरह हो, बैंक वगैरह का एग्जाम, ये सब के लिए काम आएगी आपके। क्लियर है। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।